तो नेक्स्ट हमारे पास नया टॉपिक है हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसी को हम हिंदी में कह सकते हैं विद्युत क्षेत्र। तो सभी बच्चे ध्यान दीजिए, लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में कूलम्ब्स लॉ तक और उसके ऊपर आधारित कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी का नया टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र स्टार्ट होने जा रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसको हम आसानी से समझे तो सरल भाषा में इसमें एक शब्द है फील्ड या क्षेत्र। तो क्या होता है, इसको समझने से पहले मैं एक सिंपली मैं इफेक्टिव फील्ड की बात करता हूं। इफेक्टिव फील्ड, या इसे हम कह सकते हैं प्रभाव क्षेत्र। अगर ये वाला शब्द अगर आपको समझ में आ गया कि इफेक्टिव फील्ड या प्रभाव क्षेत्र क्या होता है, तो आपको विद्युत क्षेत्र ही नहीं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं, आपको ग्रेविटेशनल फील्ड यानी गुरुत्व क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड यानी कि चुंबकीय क्षेत्र, वो भी बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। अब प्रभाव क्षेत्र होता क्या है, देखिए ये जैसे आपके पास कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल कुछ भी हो सकता है, ये पार्टिकल मास हो सकता है, ये पार्टिकल चार्ज हो सकता है, ये पार्टिकल नॉर्थ या साउथ किसी चुंबक का पोल हो सकता है। तो इसके नजदीक अगर हम किसी समान क्वांटिटीज को लेके आते हैं, सेम क्वांटिटीज को, तो इनके बीच में क्या होता है, कुछ अट्रैक्शन या रिपल्शन टाइप का फोर्स लगता है, या तो आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल। जैसे ये मान लीजिए आपके पास प्लस क्यू आवेश है, तो और इसके नजदीक अगर मैं इससे छोटा, ये कैपिटल क्यू से दर्शा देता हूं, बड़ा है इसलिए, इसके नजदीक इससे छोटा अगर कोई दूसरा क्यू आवेश लेके आता हूं, तो ये चार्ज हम जानते हैं कि अगर एक चार्ज पहले से प्रेजेंट है तो ये चार्ज आने वाले चार्ज पर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। अगर सेम नेचर का है तो रिपल्सन फोर्स लगाएगा, और अपोजिट नेचर का है तो फिर अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा। यानी इनके बीच में कौन सा बल लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, कौन सा सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सा लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। इसी प्रकार मान लीजिए यहां पर ये कोई द्रव्यमान कण है जिसका मास है m, ये एक मास पार्टिकल है, और इसके निकट, इसके नियरेस्ट एक दूसरा मास पार्टिकल स्मॉल m नोट लेके आते हैं, स्मॉल m, तो ये भी इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। लेकिन हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो केवल अट्रैक्टिव नेचर का होता है, यानी इनके बीच में किसी प्रकार का रिपल्सन फोर्स नहीं लगेगा, लेकिन फोर्स तो लगेगा। इसी प्रकार मान लीजिए आपके पास चुंबक का यहां पर कोई नॉर्थ या साउथ पोल है, और दूसरा पोल यहां पे लेके आता हूं, तो ये पोल जो है ये भी एक दूसरे को अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स अनुभव करवाएंगे। यानी कि यहां पर भी इन चुंबक के छड़ों के बीच में या चुंबक के ध्रुवों के बीच में मैग्नेटिक पोल जो होते हैं नॉर्थ नॉर्थ या साउथ साउथ, इनके बीच में भी अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स लगता है। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि पहले से अगर कोई क्वांटिटीज यानी फिजिकल क्वांटिटीज, चार्ज, मास या मैग्नेटिक पोल प्रेजेंट है, तो वो सेम नेचर का किसी दूसरे पार्टिकल के आने से उस पर फोर्स लगाएंगे, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन। और इस कारण जितने क्षेत्र में ये अपना फोर्स प्रभाव दर्शाएंगे उसे हम उसका क्या बोलेंगे, प्रभाव क्षेत्र या इफेक्टिव फील्ड बोलेंगे। इसको हम साधारण भाषा में बिल्कुल नहीं भूलने वाली चीज आप ये समझिए, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास हमारा राज्य क्षेत्र है, इसके पास में कोई दूसरा राज्य है, इसके पास में यहाँ कोई दूसरा राज्य है, ये मान लीजिए आपका राजस्थान है, यहाँ एमपी है, ठीक है, नीचे यहाँ पर आपका ये ऊपर की तरफ ये मान लीजिए आपका यहाँ पर यूपी है, और ये आपका एमपी है, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि राजस्थान का अगर सीएम कोई नियम या कानून लगाएगा तो वो केवल इसी राज्य में अप्लाई होगा, ऐसा तो नहीं कि वो यहां अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ये और यहां का सीएम अगर कोई रूल लगाएगा तो ये यूपी में ही लगेगा, ऐसा तो नहीं कि राजस्थान में लग जाएगा, हरिचंदन में। यानी कहने का मतलब इस सीएम का भी अपना एक क्षेत्र होता है, और उसी का के प्रभाव में, उसी क्षेत्र में इसका जो प्रभाव होगा वो इफेक्टिव होगा, इसके बाहर नहीं होगा। यानी एक निश्चित दूरी तक ही इनका प्रभाव काम करेगा, यानी इनका इफेक्ट जो है वो काम करेगा, इसके बाद में नहीं करेगा। उसी प्रकार यहां पर चार्ज भी क्या होता है, अपने पास में, या मास भी अपने पास में एक ऐसा क्षेत्र रखते हैं जिसमें समान
फिजिकल क्वांटिटी आती है, समान भौतिक राशि आती है, तो वह उस पर क्या लगाते हैं, कुछ अपना प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और उसी प्रभाव को हम क्या कहते हैं, उनका प्रभाव क्षेत्र या इफेक्टिव फील्ड कहते हैं। और ये सेम क्वांटिटीज पे लगता है, यानी चार्ज चार्ज पे लगाएगा, मास मास पे लगाएगा, और जो पोल है चुंबकीय मैग्नेटिक पोल, वो सेम पोल या अपोजिट पोल पे लगाएंगे। तो कुल मिलाकर के समान क्वांटिटीज अपनी समान राशियों को आकर्षित या प्रतिकर्षित करती है, और जिस क्षेत्र में वो ऐसा कर सकती है उस क्षेत्र को हम उसका क्या कहते हैं, प्रभाव क्षेत्र कहते हैं। अब अगर ये टॉपिक हमें समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना बहुत आसान है। देखिए कैसे। और दूसरी चीज ये ध्यान रखना कि सेम क्वांटिटीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि मैं यहां पे मास के नजदीक कोई चार्ज लेके आता हूं और इस चार्ज पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देगा, नहीं लगाएगा, क्योंकि चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज ही लगाएगा। ऐसा नहीं कि जो मास है वो भी इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा। सेम क्वांटिटीज के बीच में ही जो फोर्स है वो उत्पन्न होता है। अब यहां पर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की। तो यहां पर मेरे पास कोई चार्ज है Q, इस Q चार्ज के निकट मैं बाहर से कोई दूसरा स्मॉल q चार्ज लेके आता हूं, तो यहां पर ये इस पे किसी प्रकार का फोर्स नहीं लगाता, यानी यहां पर फोर्स क्या है, जीरो। तो जहां पर इस चार्ज की स्थिति पर फोर्स जीरो होगा, वो फोर्स जीरो होगा, वो इंफिनिटी कंडीशन कहलाएगी, पोजीशन क्या कहलाएगी, इन्फिनिटी पोजीशन, यानी कि अनंत स्थिति। अनंत स्थिति पर ये चार्ज इस पर ना तो कोई फोर्स लगाएगा, इसका मतलब इसका क्षेत्र यहां पर क्या है, जीरो। तो इसका जो विद्युत क्षेत्र वो भी क्या होगा, जीरो। विद्युत क्षेत्र को अभी बताएंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं। तो यहां पर रखे चार्ज पर फोर्स भी जीरो है, इस कारण यहां पर इसका जो फील्ड होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन जैसे ही ये इसकी ओर चलता है तो एक बॉर्डर जैसी ये काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा के इधर आते ही ये चार्ज फोर्स अनुभव करने लग जाता है, यानी अभी इसको फोर्स फील होता है, या तो अट्रैक्शन या रिपल्सन। अगर ये इसके सेम नेचर का है तो रिपल्सन फोर्स अनुभव करेगा, और यदि ये अपोजिट नेचर का है तो अट्रैक्शन फोर्स अनुभव करेगा। इसका मतलब यहां पर एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आने वाला चार्ज इस चार्ज की उपस्थिति के कारण क्या अनुभव करता है, फोर्स अनुभव करता है, और उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। अब इसको परिभाषित या डेफिनेशन इसकी किस तरह से देंगे, हम इस तरह से दे सकते हैं कि जब किसी आवेश के चारों ओर किसी अन्य आवेश को लाया जाता है उससे छोटा, लेकिन ध्यान रखना, इसीलिए इसको टेस्टिंग चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेस्टिंग चार्ज, टेस्टिंग चार्ज, या इसको हम हिंदी में कहें तो परीक्षण आवेश कह सकते हैं। तो जब किसी आवेश के चारों ओर किसी क्षेत्र में, जब किसी आवेश के चारों ओर किसी क्षेत्र में अन्य परीक्षण आवेश यानी कि टेस्टिंग चार्ज को लाया जाता है, तो वह टेस्टिंग चार्ज उस आवेश की उपस्थिति के कारण क्या करता है, बल अनुभव करता है, और इसी क्षेत्र को हम उस मूल आवेश का क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी इस कैपिटल क्यू आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य परीक्षण आवेश को लाने पर वह आवेश बल अनुभव करता है, वह क्षेत्र इस आवेश का क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। जैसे यहां पर ये एक काल्पनिक रेखा से घिरा हुआ ये जो कंप्लीट क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर हम कोई दूसरा चार्ज लेके आते हैं तो वह चार्ज इस चार्ज की उपस्थिति के कारण क्या करेगा, फोर्स अनुभव करेगा। इसी कारण इसके चारों ओर का ये क्षेत्र इस चार्ज का क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। इसके बाहर जाने पर वह चार्ज शून्य बल अनुभव करता है, इसलिए यहां विद्युत क्षेत्र भी क्या होगा, शून्य होगा, और इस कारण ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, अनंत स्थिति। अर्थात किसी भी चार्ज की अनंत स्थिति पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, शून्य होता है। ये चीज क्लियर हो गई। चलिए, तो ये हमारे पास विद्युत क्षेत्र क्या होता है उसकी परिभाषा हो गई। अब इसको हम फिर से एक बार परिभाषित कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, तो समझिए, किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अदर टेस्टिंग चार्ज को लेकर आते हैं, तो वह चार्ज पहले से उपस्थित चार्ज के कारण बल अनुभव करता है, और इसी क्षेत्र को हम उस मूल आवेश का क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। हरी चीज सर में ये इसके चारों ओर का क्षेत्र इसका क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र। अब ये तो हमने इसकी डेफिनेशन दी। अब इसके गणितीय मान को कैलकुलेट करना हो तो इसके गणितीय मान को कैलकुलेट किया जाता है किससे, मैथमेटिकल वैल्यू को, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं उसे। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आएगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में इसी को बोलेंगे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसको हम ई वेक्टर से प्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? ई वेक्टर से। तो विद्युत क्षेत्र क्या था, एक बार फिर से समझिए। किसी भी चार्ज के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य टेस्टिंग चार्ज को लाने पर वह फोर्स अनुभव करता है, वह क्षेत्र उस मूल आवेश का क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब किसी एक पॉइंट पर उसकी जो गणितीय वैल्यू है, मैथमेटिकल वैल्यू जो है, उसका क्या होगी? उसी मैथमेटिकल वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम परिभाषित करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? किस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पर उसका जो गणितीय मान होता है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं उसको समझिए। जैसे ये हमारे पास कोई क्यू चार्ज है, इसके कारण आर दूरी पर मेरे को ये पता करना है कि इसके कारण यहां कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है हरिची सर में। तो मैं यहां पर अनंत स्थिति से, कौन सी स्थिति से? अनंत स्थिति, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा? जीरो। क्या होगा? जीरो। आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा इसको यहां ले लेते हैं। ये E इक्वल टू जीरो, और वो कहां पर है? इंफिनिटी। इंफिनिटी कंडीशन पे E का जो मान है वो शून्य। वहां से मैं किसी टेस्टिंग चार्ज को यहां लेके आता हूं इसके लिए हरिची सर में, तो ये टेस्टिंग चार्ज यहां पर क्या करेगा? फोर्स अनुभव करेगा, जबकि वहां किसी प्रकार का कोई फोर्स अनुभव नहीं कर रहा। इसलिए यहां पर फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही क्या है? जीरो। दोनों ही क्या है? जीरो है इस चार्ज के कारण। लेकिन जैसे ही एक निश्चित दूरी की तरफ वो बढ़ता है इस चार्ज की ओर, तो ये बल या फोर्स अनुभव करने लगता है। यहां पर आने पर ये फोर्स अनुभव करेगा, और वो फोर्स सेम चार्ज है इसलिए इस डायरेक्शन में रहेगा। ये भी प्लस है और वो भी प्लस है, तो पॉजिटिव चार्ज है इसलिए को सेम नेचर का हो गया, तो इस पे कौन सा फोर्स लगेगा? रिपल्सन फोर्स। और वो फोर्स होगा F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। किसके नियम के अकॉर्डिंग? कुलोम्ब लॉ के अकॉर्डिंग। कुलोम्ब लॉ हमने पहले पढ़ लिया कि कुलोम्ब लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स कितना आएगा? F इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स इसकी आर डिस्टेंस पर है। अब समझिए कि इसके चारों ओर का जो ये क्षेत्र है, जिसे हम इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में के किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होगी उसी को हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो विद्युत क्षेत्र में ध्यान दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर उस विद्युत क्षेत्र की क्या कहलाती है? तीव्रता कहलाती है। फिर से ध्यान दीजिएगा एक बार। माफी चाहेंगे, थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से व्यू चला गया था। तो देखिए फिर से समझें कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में उस किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी, यानी विद्युत क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। यानी ये आपके पास क्षेत्र है, इस क्यू चार्ज के इसके चारों ओर के क्षेत्र में एकांक धनावेश का मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा,
उस फोर्स को ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कहते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो चूंकि क्यू नोट चार्ज, क्यू नोट यहां पर टेस्टिंग चार्ज है, ऑब्जर्वेशन चार्ज, तो क्यू नोट पर लगने वाला बल, पर लगने वाला बल इक्वल टू कितना है, एफ ई या एफ, इसलिए एकांक धनावेश का मतलब +1 कूलाम पर, ये क्यू नोट कूलाम पर है, पर लगने वाला बल इक्वल टू क्या जाएगा, एफ अपॉन क्यू नोट, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। अरे जी सर, में फिर से एक बार समझिए, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर एकांक धनावेश पर लगने वाला विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। या थोड़ा सा ऐसे इंग्लिश में इसको लिखना चाहे तो कह सकते हो, द फोर्स ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन ए फील्ड दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर किसी एकांक धनावेश यानी +1 कूलाम पर लगने वाला जो फोर्स है वही फोर्स क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो चूंकि क्यू नोट आवेश पर जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, एफ है, इसलिए +1 कूलाम पर लगने वाला फोर्स क्या जाएगा, एफ अपॉन क्यू। तो E इक्वल टू क्या आ गया, एफ अपॉन क्यू। अगर ये सदिश रूप में लिखना चाहे इसी को, ये अदिश रूप है तो सदिश रूप में फॉर्मूला आ जाएगा E वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट। ये धनावेश पर है, किस पर है, धनावेश पर, पॉजिटिव चार्ज पर, और यही अगर ऋणावेश पर हो तो E इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट, माइनस में, ये ऋणावेश पर, ऋणावेश पर। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र में बल की जो प्रकृति होती है उसको भी हम यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, यहां पर विद्युत क्षेत्र की दिशा जो है वो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। यानी कि अगर आप किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हो, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि अभी बताऊंगा, ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किसी बिंदु पर क्या होगी, तो उसके लिए हम उस बिंदु पर क्या रखेंगे, एक धनावेश, और उस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही, उस धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही क्या कहलाएगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाएगी। तो यहां पर ये क्यू चार्ज है और यहां पर हमने क्यू नोट चार्ज रख दिया, तो दोनों सेम नेचर के थे, इसलिए फोर्स इस दिशा में लग रहा है। इसका मतलब जिस दिशा में फोर्स लग रहा है उसी दिशा में क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो अगर आपको कैलकुलेट करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, तो उस पॉइंट पर एक धनावेश रखते हैं और धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा ही क्या कहलाती है, विद्युत क्षेत्र की दिशा कहलाती है। और यदि वहां पर ऋणावेश रखोगे तो फोर्स लगेगा या जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। यानी कि अगर सदिश रूप में आप इस फॉर्मूले को लिखना चाहो तो E वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नोट, ये धनावेश के लिए, और ये अगर ऋणावेश के लिए हो तो यहाँ पे किसकी वैल्यू आ जाएगी, माइनस की। तो इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को परिभाषित कर सकते हैं। तो एक बार फिर समझिए, तो जब भी किसी विद्युत क्षेत्र की बात आए तो विद्युत क्षेत्र का मतलब है कि जब हम किसी आवेश के चारों ओर किसी अन्य आवेश को लेकर आते हैं तो वह बिंदु आवेश उसके चारों ओर आने पर बल का अनुभव करता है, तो उस क्षेत्र को, उस मूल आवेश का क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और उस विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक धनावेश पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है, जैसे इस चार्ज के कारण हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं अलग अलग। तो नोट में नंबर 1, विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। अब विद्युत क्षेत्र जब भी बोलता हूं तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की ही बात कर रहे हैं। तो यहां पर तीव्रता बार बार ना बोलकर क्या बोलेंगे, विद्युत क्षेत्र बोलेंगे। तो विद्युत क्षेत्र एक कैसी राशि है, सदिश राशि। विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि। अब ये सदिश राशि तो है, लेकिन इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। किस पर होती है, धनावेश पर लगने वाले बल की दिशा में या ऋणावेश पर लगने वाले बल की विपरीत दिशा में। ठीक है। दूसरा, इसका
एसआई मात्रक जो आएगा वो क्या आएगा, एसआई यूनिट। तो देखिए एसआई यूनिट क्या आ जाएगा यहां से, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का न्यूटन और चार्ज का कूलम, तो मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। अब अगर इसका वी में सूत्र लिखना चाहे, डायमेंशन फॉर्मूला, तो वी में सूत्र आ जाएगा न्यूटन का एम एल टी माइनस टू, M1L1 T माइनस टू, 1 भी लिख सकते हो चाहो तो, अपॉन कुलाम, और कुलाम का विमी सूत्र होता है एटी, क्या होता है 80। अब इसको ऊपर लेके जाओगे तो इसका जो नेट विमी सूत्र बनेगा वो बनेगा M1L1 T माइनस 3 A माइनस 1। तो ये आ गया हमारे पास विमीय सूत्र। तो विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, ये इसका ऐसा ही मात्रक हो गया और ये इसका विमीय सूत्र हो गया। तो इस तरह से हम विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दोनों को परिभाषित कर सकते हैं। आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा। तो जो भी बच्चे लाइव आ रहे हैं वो आके वापस चले जा रहे हैं, तो भाई देखिए इसको समझने का आराम से प्रयास कीजिए, इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जो बच्चे लाइव जुड़ रहे हैं वो अपने दोस्तों को भी बोलिए, और डेली हमारी ये क्लास रहेगी 4-4:15 बजे, 4 से 4:15 के बीच में मैं लाइव आऊंगा, और लगभग अपनी डेली 1.5 घंटे की क्लास रहेगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले का जिसको पढ़ना है, हमारे साथ 9 वीडियो पहले से पढ़ा, ये अपना 10वां वीडियो है इलेक्ट्रिसिटीज का, तो पीछे की वीडियो कंटिन्यू आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो। प्ले लिस्ट में सारे के सारे वीडियो आपको एज इट इज मिलेंगे। और ये हमारी आज 10वीं क्लास है, और इसमें हमने आज स्टार्ट कर दिया विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है ये हमने देखा। अब हम एक पॉइंट चार्ज के कारण या बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, या बिंदु आवेश के, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है वो हम देखते हैं। देखिए क्या होता है इसके लिए, अभी हमने जो डेरिवेशन किया था उसी तरह से एक क्यू नोट आवेश लेते हैं, और इससे आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अनंत स्थिति से, अनंत स्थिति वो स्थिति जहां पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 है और यहां पर लगने वाले फोर्स का मान भी 0 है। यहां से एक पॉइंट चार्ज क्यू नोट को लेके आएंगे और यहां पर लेके आएंगे इस प्रेक्षण बिंदु पर। इस प्रेक्षण बिंदु पर जैसे ही क्यू नोट चार्ज आएगा तो इस क्यू नोट चार्ज पर ये सेम नेचर का है, प्लस प्लस, इसलिए इस पर फोर्स ये बाहर की तरफ लगाएगा। ये हम कूलॉम लॉ में पहले देख चुके हैं कि दो चार्ज के बीच में जो फोर्स लगता है उसकी डायरेक्शन उन दोनों को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन के अनुदिश होती है। तो ये धनावेश, इसलिए इस पर रिपल्सन फोर्स लगेगा सेम चार्ज होने के कारण, और इस पर फोर्स लगता है एफ। और कूलॉम लॉ के अकॉर्डिंग ये फोर्स होगा एफ इक्वल टू के क्यू नोट, कैपिटल क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला है। और विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेके चल रहा हूं। मेरा मेन जो टारगेट है वो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, क्योंकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे काफी
जगह से बहुत कुछ सोर्स मिल जाता है उनको, लेकिन जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं या छोटे नगर पालिका छोटे शहरों के बच्चे हैं जो बड़ी इंस्टीट्यूट या कोचिंगों में नहीं जा पाते हैं, उनको साथ लेना मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों को साथ लेके जा रहा हूँ, और इसमें कोई डाउट नहीं है कि हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे आसानी से यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, या एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक क्यू चार्ज लेंगे और इसके कारण आर दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर ज्ञात करनी है तो उस प्रेक्षण बिंदु पर, ठीक है, इसे प्रेक्षण बिंदु पी मान लेते हैं, इस प्रेक्षण बिंदु पी पर अनंत स्थिति, यानी वह स्थिति जहां पर विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों शून्य हो, तो वहां से हम एक प्रेक्षण चार्ज यानी टेस्टिंग चार्ज क्यू नोट को इस पॉइंट पी पर लेके आते हैं, प्रेक्षण चार्ज या प्रेक्षण चार्ज क्यू को प्रेक्षण बिंदु पी पर लेके आते हैं। अब जैसे इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो इस पर अकॉर्डिंग टू कूलॉम लॉ फोर्स लगेगा बाहर की ओर, क्योंकि सेम चार्ज है, तो इस पे फोर्स लगेगा F इक्वल टू के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। अब विद्युत क्षेत्र की परिभाषा से हम जानते हैं कि E इक्वल टू क्या होता है, E इक्वल टू के E इक्वल टू F अपॉन क्यू नोट, इक्वेशन 1। और चूंकि कूलॉम लॉ से या कूलॉम नियम से, कूलॉम नियम से बल क्या आ जाएगा, F इक्वल टू के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन 2 आ गई। समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से या इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या आ जाएगा, इक्वल टू के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर डॉट क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ जाएगा इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये एक पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, और ये आपको याद रखना है, इसको दिमाग में बिठा लीजिए कि किसी क्यू चार्ज के कारण आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्यू वह पॉइंट चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है, और आर वह दूरी है जिस दूरी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। इसमें पूरी प्रक्रिया में एक चीज नोट करके याद करने लायक है, और वो क्या है कि जो टेस्टिंग चार्ज हम यूज कर रहे हैं, परीक्षण आवेश क्यू नोट, इसकी वैल्यू कभी भी जो मूल चार्ज है क्यू उससे अधिक नहीं हो सकती। इस क्यू नोट की वैल्यू हमेशा इसकी कंपेयर में बहुत छोटी होती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर इसका प्रभाव क्षेत्र हो जाएगा, इसका क्षेत्र क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मैंने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टार्टिंग में आपको क्या बताया कि सीएम का प्रभाव उस राज्य में चलता है, लेकिन मान लो उस राज्य में आपने पीएम को लाके छोड़ दिया, पीएम कोई नियम लगाएगा तो सीएम को भी मानना पड़ेगा। हर चीज में यानी अगर उससे ज्यादा पावरफुल आ गया तो फिर वो नियम नहीं लगेगा। अगर सीएम ने कोई नियम कानून बनाए तो वहां के विधायक अधिकारियों पे लगते हैं, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो कि उससे भी ज्यादा पावरफुल है वो वहां आ गई तो फिर नियम उसी के लागू होंगे। इसका मतलब जो टेस्टिंग चार्ज लेके आते हैं उस टेस्टिंग चार्ज की वैल्यू कभी भी जो मूल चार्ज होता है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। हर चीज में तो इस तरह से हम एक पॉइंट चार्ज के कारण आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसी की गणना हम आगे चल के इसकी कैलकुलेशन गाउस लॉ से भी करेंगे। गाउस लॉ से हम अलग अलग तरह के चार्ज और चार्ज बॉडी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फिलहाल हमने जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन है उससे हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू के कारण आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन की है। बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है सीबीएसई या राजस्थान बोर्ड में, ठीक है। वैसे इजी क्वेश्चन आता नहीं है लेकिन आता है। तो इसी तरह से आता है कि एक बिंदु चार्ज के कारण उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो आर दूरी दी जाती है और नहीं दी जाती तो आर मानते हुए गणना कर सकते हैं। और इस तरह से हमारे पास इक्वल टू आ गया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आई थिंक ये सबको समझ में आया होगा। अब इसी में अब हम ग्राफ बनाते हैं, ई व आर के मध्य ग्राफ, ई व आर के मध्य ग्राफ। ग्राफ जो है वो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। 4 ग्राफ दे देते हैं और पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्राफ जो है वह एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड और उसके दूरी के मध्य वक्र को प्रदर्शित करता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये जो वक्र है
इसमें ई और आर के बीच का जो रिलेशन है वो व्युत्क्रम है। कैसा है? व्युत्क्रम है। और इसी के साथ साथ ये वर्ग है, इसलिए व्युत्क्रम वर्ग संबंध कहलाता है। क्या कहलाता है? व्युत्क्रम वर्ग, यानी इरिवर्सिबल, सॉरी, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर। तो स्क्वायर ऑफ आर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ये एक व्युत्क्रम वर्ग ग्राफ है। कैसा है? व्युत्क्रम वर्ग ग्राफ, यानी इरिवर्सिबल स्क्वायर वक्र। तो यहां पर आर के साथ में घटेगा ई, ये तो निश्चित है कि आर के साथ ई का मान घटेगा। और किस तरह से घटेगा? इस तरह से, पैराबोलिक तरीके से। और इसमें हम कह सकते हैं कि ई जो समानुपाती है वो किसके है? आर स्क्वायर के, किसी एक पॉइंट चार्ज के लिए। इस पॉइंट चार्ज के लिए क्यू भी कांस्टेंट है और के भी कांस्टेंट है। के और क्यू दोनों कांस्टेंट है, तो ई किसके व्युत्क्रम हो गया? आर स्क्वायर के, 1/r²। तो ई समानुपाती 1/r² या आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए यह व्युत्क्रम वर्ग रूप से ऐसे घटता जाएगा और अनंत पे जाके क्या होगा? 0। तो यहाँ पर ये एक तरह से पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा? पैरेलल। और यहाँ ऊपर भी ये पैरेलल रहेगा लगभग। तो इस तरह का ये वक्र आता है अच्छी सर में। तो ये हमारे पास एक बिंदु चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट होता है। आई थिंक आज जितना पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड वाला, ये पूरा पोर्शन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं, अगर एक पॉइंट चार्ज के बजाय एक से ज्यादा पॉइंट चार्ज हो तो उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन कैसे करते हैं। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो टॉपिक से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके मैसेज कर सकते हो। मैं बाद में उसको देख करके नेक्स्ट क्लास में उसका सॉल्यूशन आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए। तो अब नेक्स्ट हमारे पास आता है दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू more than 2 point charge। दो से अधिक बिंदु आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मोर देन 2 पॉइंट चार्ज। दो से अधिक पॉइंट चार्ज हो, एक हो तब तो हमने देख लिया, लेकिन दो या दो से अधिक हो तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं, सेम वही कंसेप्ट लगेगा जो हमने सुपरपोजिशन थ्योरम लगाई थी किसके अंदर? कूलम्ब्स लॉ में। एक पॉइंट चार्ज पर दो या दो से अधिक पॉइंट चार्ज के कारण जो फोर्स लगता है उसकी कैलकुलेशन हमने सुपरपोजिशन थ्योरम यानी कि अध्यारोपण सिद्धांत से की थी। और वो क्या कहता है कि जब एक पॉइंट चार्ज पर दो या दो से अधिक आवेशों के कारण फोर्स लगता है तो नेट फोर्स सभी चार्ज के कारण लगने वाले फोर्सों के वेक्टर सम के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? वेक्टर सम। उसी प्रकार एक ही पॉइंट पर अगर जैसे मान लीजिए ये आपके पास पॉइंट है P, इस P पॉइंट पर एक से ज्यादा चार्ज, जैसे ये आपके पास मान लीजिए ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है। अब इन चार्ज के कारण इसी पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड याद करना है, तो सबसे पहले सभी चार्जों को उस पॉइंट से मिला देंगे और इनके बीच की डिस्टेंस याद करेंगे। ये मान लीजिए R1 है, ये R2 है, ये R3 है। तो इस पॉइंट पर चार्ज की नेचर के अनुसार फील्ड चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। जैसे मान लीजिए मैं इसको माइनस मान लेता हूं, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस डायरेक्शन में, इसके कारण आएगा इस डायरेक्शन में। तो E1 ये E2। हरी सर में इन दोनों का नेट कैलकुलेट करेंगे और ये माइनस है तो माइनस के कारण माइनस की और ये E3। ये ध्यान रखना, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो होती है वो धनावेश के कारण धनावेश से दूर और ऋणावेश के कारण ऋणावेश की ओर होती है। अभी हम जब विद्युत बल रेखा है ये इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स पढ़ेंगे तो वहां बताऊंगा, लेकिन फिलहाल आपको अभी तो वैसे थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया था कि उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो धनावेश से दूर की ओर होती है जबकि ऋणावेश की ओर। तो ये तीन विद्युत क्षेत्र आ गए।
अब परिणामी यहां पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो वो भी इनके वेक्टर सम के बराबर होगा। क्या होगा? वेक्टर सम के बराबर। तो यहां पर जो ई नेट आएगा तो वो आएगा ई नेट वेक्टर इक्वल टू E1 प्लस E2, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस एन डैश डैश EN वेक्टर। EN वेक्टर का मतलब यहां अगर n चार्ज होते, कितने होते? n चार्ज, तो सभी चार्जों का इलेक्ट्रिक फील्ड एक एक करके कैलकुलेट करते और उनका फिर क्या कर देंगे? वेक्टर सम कर देंगे। क्या कर देंगे? वेक्टर सम। तो किसी भी एक पॉइंट पर दो या दो से अधिक पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है उसका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो सभी पॉइंट चार्ज के कारण लगने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर सम के योग के वेक्टर सम के बराबर होगा या सदिश योग के बराबर होगा। अच्छी सर में अब इनके दो दो के पेयर बना करके इन पर हम जो सदिशों के समांतर चतुर्भुज का फॉर्मूला वो अप्लाई करेंगे और ई नेट इक्वल टू दो विद्युत क्षेत्र हो थीटा कोण पर, तो फॉर्मूला बन जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा, और इसमें वैल्यू रख करके इसको सोल्व कर लेंगे। अच्छी सर में अब यहां पर ये केवल कंसेप्ट है, ये पूछा नहीं जाता एग्जाम में, लेकिन इस पर आधारित न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स। तो एक न्यूमेरिकल हम देखते हैं इस पर आधारित, उसके बाद में हम आगे हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा, वो होगा इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो अब तक हमने देखा विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इसके अलावा जो पॉइंट चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी, और एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी क्या होगी। और उसके बाद में हमने देखा दो या दो से अधिक पॉइंट चार्ज हो तो उनके कारण किसी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो नेट वैल्यू है वो क्या आएगी। तो ये सारी चीजें देखने के बाद में नेक्स्ट हमारे पास आता है एक न्यूमेरिकल, और उसके बाद में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। तो देखिए क्वेश्चन हमारे पास कि एक त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब है इसकी प्रत्येक भुजा बराबर है ए के बिंदु बी व सी पर, ये ए और बी है दो क्रमागत कोनों पर, या दो कोनों पर क्रमागत ही होंगे, दो कोनों पर क्रम से Q1 व Q2 चार्ज रखे हैं, तो तीसरे कोने पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। क्वेश्चन फिर समझिए, एक समबाहु त्रिभुज जिसके दो कोनों पर Q1 व Q2 चार्ज रखे तो इसके तीसरे कोने पर परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अब इसी को इंग्लिश में समझिए। 2 point charge Q1 and Q2 are placed on a triangle, then calculate the electric field on third corner of triangle। तो ट्रायंगल का जो तीसरा कोना है उस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है यदि इसके दो कोनों पर क्रम से Q1 और Q2 चार्ज रखे हुए हैं। और ये कैसा है? ट्रायंगल है समबाहु त्रिभुज, यानी कि इसकी सभी भुजाएं वो क्या है? सेम है। तो अब इसमें जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा सही बच्चे, मैं यहां एक पॉइंट बता देता हूं एक बार कि यहां पर अगर आपके पास एक तो प्लस Q चार्ज है और दूसरा माइनस Q चार्ज है, और इन चार्ज के कारण किसी r दूरी पर आपको विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करना है, तो सबसे पहले हमें इस पे डायरेक्शन कैलकुलेट करनी होगी। और डायरेक्शन क्या आएगी? अगर धनावेश है तो उस पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर होगी, सॉरी आवेश से दूर होगी, धनावेश के कारण धनावेश से दूर, क्योंकि फोर्स बाहर की तरफ लगाएगा पॉजिटिव, क्योंकि हमने परिभाषित किया था विद्युत क्षेत्र को या इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो हमने कहा था कि उस पर हम प्रेक्षण चार्ज धनावेश रखते हैं। तो यहां पर धनावेश रखोगे तो बाहर की ओर बल लगेगा, और ऋणावेश रखो, यहां पे धनावेश रखोगे तो ये ऋणावेश उसको खींचेगा, तो इसका मतलब फोर्स अंदर की तरफ लगेगा। तो धनावेश के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो उस पॉइंट पर चार्ज को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, उसकी स्ट्रेट लाइन के अनुदिश बाहर की ओर होती है, जबकि ऋणावेश के कारण ऋणावेश की ओर होती है। ये वाला कंसेप्ट समझ में आएगा तभी हम ये न्यूमेरिकल कर पाएंगे। एक बार फिर समझिएगा कि धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उस पॉइंट और धनावेश को मिलाने वाली रेखा के बाहर की ओर होगी, जबकि ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा उस पॉइंट और ऋणावेश को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश अंदर की ओर होगी। ये दोनों चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अब आइए यहाँ पे
मान लीजिएगा इस Q1 का मान है +5 कूलम और इसका मान है -5 कूलम, और यहां पर ये जो भुजा है प्रत्येक, वो मान लिया आपको 1 मीटर दिए। कितनी दिए? 1 मीटर। अब क्वेश्चन इस तरह से आ गया, ठीक है, कि एक संभव त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा 1 मीटर है के दो कोनों पर क्रम से +5 व -5 कूलम चार्ज रखें, तो इसके तीसरे कोने पर इलेक्ट्रिक फील्ड या विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। तो कैसे करेंगे, समझिए। इसके लिए Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र कैलकुलेट करेंगे, फिर Q2, पहले डायरेक्शन ज्ञात करेंगे। तो यहां से ये धनावेश है, तो धनावेश के कारण धनावेश की से दूर, यानी कि इस डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वो इससे दूर की ओर लगेगा, तो ये आ जाएगा E1। और ये ऋणावेश है, तो ऋणावेश के कारण ऋणावेश की ओर, यानी नेगेटिव चार्ज के कारण नेगेटिव चार्ज की ओर डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये आ गया E2। अब चूंकि संभव त्रिभुज है, तो संभव त्रिभुज का प्रत्येक कोना कितने डिग्री का होता है? 60। कितना होता है? 60। ये ए यहां पर है, ये 60 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन पर टोटल एंगल कितना बनता है? 180 का। कितना बनता है? 180 का। उसमें से अगर ये 60 है, तो ये बचा हुआ कितना बच गया? 120। तो ये जो एंगल आएगा वो कितना आएगा? 120। और ये वेक्टर का कंसेप्ट है, सभी को ध्यान होना चाहिए। अगर दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा कोण पर है, अगर दो वेक्टर एक दूसरे से किस कोण पर है? थीटा कोण पर है, थीटा एंगल पर है, तो जो नेट वेक्टर आएगा वो उनके बीच में आएगा। कहां पर आएगा? उनके बीच में। अगर ये दो वेक्टर है, पी वेक्टर और क्यू वेक्टर, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा है, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो इन दोनों के बीच में आता है। कहां आता है? इनके बीच में। तो ये थीटा के बीचों बीच निकलेगा। तो इसी तरह से जो परिणामी वेक्टर आएगा यहां पर, यानी परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो यहां आएगा, ये आएगा ई ए का मतलब ए बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र। तो देखिए अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले Q1 के कारण कैलकुलेट करेंगे, फिर Q2 के कारण। तो Q1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E1 इक्वल टू के Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू है 5 और R की वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा E1 इक्वल टू 45 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम, 45 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। इसी प्रकार Q2 के कारण E2 बराबर के Q2 अपॉन R2 स्क्वायर। और चूंकि R1 R2 दोनों इसकी भुजा के इक्वल है, इसलिए यहां पर भी R क्या आएगा? 1 मीटर, और यहां पर भी 1 मीटर, और Q2 का मान भी 5 है। तो यहां पर जो कैलकुलेट होकर के E2 आएगा वो आएगा E2 इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹, Q2 का मान भी 5 और R का मान यहां पर भी 1। तो वैल्यू अगेन वही आ गई, क्या? 45 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन पर कूलम। और अब चूंकि E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E0 इक्वल टू 45 इंटू 10⁻⁹ न्यूटन प्रति कूलम, यानी 45 इंटू 10⁻⁹ पर कूलम, समान है, इक्वल है। ठीक है। अब यहां से दोनों E1 और E2 एक दूसरे से थीटा कोण यानी 120 पर है, तो परिणाम विद्युत क्षेत्र सदिशों के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो चूंकि E1 व E2 एक दूसरे से थीटा इक्वल टू 120 कोण पर या एंगल पर कार्यरत है, अतः बिंदु ए पर परिणामी
विद्युत क्षेत्र क्या आ जाएगा, इक्वल टू परिणामी विद्युत क्षेत्र सदिश नियमों से या सदिश नियम से। और सदिशों का नियम क्या कहता है, यदि दो सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्य तो परिणामी सदिश क्या आता है, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2E1 E2 कोस थीटा। लेकिन चूंकि दोनों वैल्यू बराबर है तो इसको भी E0 स्क्वायर प्लस इसको भी E0 स्क्वायर और प्लस 2E0 स्क्वायर कोस 120, ये आ जाएगा 2E0 स्क्वायर प्लस 2E0 स्क्वायर और कोस 30 का मान 120 का मान होता है 1/2। कोस 30 का 120 का मान कितना होता है, 1/2। ये याद होना चाहिए भाई। अब 2 से 2 कैंसिल होकर के क्या बचेगा, सॉरी ठीक है 1/2, 1/2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये आ जाएगा आपका 3E0 स्क्वायर। 1 मिनट, ये E0 स्क्वायर E1 E2 -1/2 कितना आता है, -1/2 होता है भाई, -1/2 नहीं -1/2। कैसे, इसको सर्व समीकरण से ज्ञात करते हैं। कोस 120 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, कोस 90 प्लस 30। तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट में चला गया, और सेकंड कोऑर्डिनेट में हम जानते हैं केवल साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव है। तो ये माइनस में, और साइन 90 है तो 90 प्लस माइनस हो तो साइन कोस में, कोस साइन में चला जाता है, तो यहाँ चला जाएगा साइन 30, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो -1/2। हर चीज में फिर से समझिएगा कि कोस 20 का जो मान होता है वो कितना होता है, -1/2। कैसे, कोस 20 को हम कोस 90 प्लस 30 लिख सकते हैं। ये सेकंड कोऑर्डिनेट में चला गया, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस क्या होता है नेगेटिव, तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 90 है इसलिए कोस किस में चला जाएगा, साइन में, और इनटू थीटा, और थीटा की वैल्यू 30, और साइन 30 का मान 1/2, तो -1/2। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो गया, और ये बच गया -E0, और 2 में से 1 चला जाएगा तो कितना बच गया, 1 E0 स्क्वायर, और E0 स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा E0, और इसकी वैल्यू आ जाएगी वही 45 × 10⁹ न्यूटन प्रति पर कूलम। ये वैल्यू कैलकुलेट करने के पीछे यहां कोण 120 डिग्री लेने का मेरा एक उद्देश्य और था, और वो क्या था, आपको मैंने पहले एक बार बताया हुआ है सदिशों के लिए, कि यदि समान सदिश, ध्यान दीजिएगा, यदि समान सदिश एक दूसरे से थीटा कोण पर कार्यरत हो, थीटा कोण पर कार्यरत हो, यानी इक्वल वेक्टर यदि किसी थीटा एंगल पर वर्क कर रहे हो, तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो किसी एक के बराबर होता है, सॉरी उसकी वैल्यू जो है वो कैलकुलेट, जैसे मान लीजिए ये ए वेक्टर है, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेता हूं मैं 1 मिनट, जैसे आई थिंक ये समझ में आ गया होगा, इसको मिटा देता हूं 1 मिनट के लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके पास ये 2 वेक्टर है, एक ए पी वेक्टर और दूसरा क्यू। यदि पी और क्यू दोनों की वैल्यू ए है, दोनों की वैल्यू क्या है, ए, यानी सेम है, और इनके बीच का एंगल कितना है, थीटा, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर आता है वो होता है 2a cos θ/2। कितना होता है, 2a cos θ/2। ये फॉर्मूला मैंने यहां पर इसलिए नहीं अप्लाई किया कि बहुत सारे बच्चों को ये फॉर्मूला याद नहीं होता, लेकिन ये फॉर्मूला तो भाई सदाबहार है, ठीक है। ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही पड़ेगा कि यदि 2 वेक्टर एक दूसरे से थीटा पर है तो उनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो ये होगा। तो वो रिजल्टेंट वेक्टर के रूप में कोई भी हो सकता है, फोर्स हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, या XYZ कोई भी वेक्टर हो सकता है। लेकिन यहां पर अगर ये थीटा, सॉरी अगर ये E1 और E2 यानी ये दोनों वेक्टर अगर सेम हो तो फॉर्मूला ये वाला भी अप्लाई किया जा सकता है। यानी मैं यहां पर रिजल्टेंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड E है वो कैलकुलेट करने के लिए 2E0 cos θ/2 का भी फॉर्मूला लगा सकता था। अगर ये फॉर्मूला लगाता तो ये बनता 2E0 × cos 60, क्योंकि 120/2 कितना बचता 60, और cos 60 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 तो 2E0 × 1/2, 2 से 2 कैंसिल, और ये बच जाएगा E0। यहां पर भी तो E0 ही आ रहा है हमारा,
ठीक है, यानी कि और यहां पर थीटा 120 के लिए भी एक कंसेप्ट बनता है, और वो क्या है, देखिए ये कंसेप्ट तो किसके लिए, यदि दो वेक्टर एक दूसरे से थीटा एंगल पर वर्क कर रहे हो तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, r इक्वल टू 2a cos थीटा बाई 2। और इसमें अगर थीटा, ध्यान देना, अगर थीटा 120 है और दोनों वेक्टर भी इक्वल है और थीटा की वैल्यू कितनी है 120, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो इन दोनों में से किसी एक के बराबर होगा। ये कंसेप्ट ध्यान दीजिएगा। ये अगर आप बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, स्टेट या आरबीसी का या सीबीएसई बोर्ड का, किसी का भी, तब तो आपको ये प्रॉपर प्रोसेस से सोल्व करना है। लेकिन अगर आप कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, नीट या जेई मेंस का, तो आपको पता है कि मेरे को तो आंसर निकालना है, तुरंत मेरे को टिक करना, वहां किसी को दिखाना नहीं है, सोल्व करके आंसर आना चाहिए हमारा, तो ओएमआर पे आंसर सही होना चाहिए हमारा। तो हम क्या करेंगे इस स्थिति में, हम ये वाली जो शॉर्टकट ट्रिक है वो अपनाएंगे। डायरेक्ट आपको ध्यान होना चाहिए कि यदि दोनों वेक्टर बराबर आ रहे हैं, यहां तक कैलकुलेट किया, दोनों बराबर आए, और दोनों बराबर आए तो उस स्थिति में ये फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे। और ये फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले भी ये देखेंगे कि थीटा कहीं 120 तो नहीं है। अगर 120 है तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कि इन दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, किसी एक के बराबर आएगी। अरे सर में, और ये कई बार 90 आता है तो 90 डिग्री होता है, तो उस स्थिति में रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो a का √2 गुना होता है। कितना गुना होता है, √2 गुना। ये तो कुछ स्टैंडर्ड मान है जो हमें डायरेक्ट याद होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वेक्टर जिसका अच्छा होता है वो आसानी से इसको कर सकता है, ठीक है। और वेक्टर की भाई 11th में आप लोग पढ़ के आए हो ये चीजें, वेक्टर वाला पोर्शन, और जो हमारी 11th फाउंडेशन की क्लासेस चल रही है उसमें वेक्टर स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, क्योंकि अभी तो उसमें यूनिट एंड डायमेंशन वाला पोर्शन चल रहा है, और बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो उसमें वेक्टर आएगा। तो जो 12th क्लास फाउंडेशन वाले बच्चे हैं वो वहां से भी एक बार वेक्टर क्लास से ले लेना, ताकि आपका जो बेसिक मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है फिजिक्स का वो क्लियर हो जाए। तो ये हमारे पास यहाँ तक अपना पोर्शन कंप्लीट होता है। यहाँ आज हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, और उसके अलावा एक पॉइंट चार्ज और दो या दो से अधिक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कैलकुलेशन है वो की, और उस पर आधारित कुछ एक न्यूमेरिकल की। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास आएगा वो आएगा विद्युत बल रेखाएं, अर्थात इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, विद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण। तो विद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण वो हम देखेंगे कल, और उसके बाद में आगे हमारा स्टार्ट हो जाएगा विद्युत फ्लक्स, और विद्युत फ्लक्स के बाद में गाउस लॉ। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन तब तक सभी बच्चे ध्यान रखिएगा, मेरे इस चैनल को आप ही लोगों के लिए मैंने इसको प्रारंभ किया, और ये मेरा नहीं आप सबका चैनल है, इसलिए आप सबसे निवेदन है कि इसको ज्यादा से ज्यादा उन बच्चों तक पहुंचाइए जो स्कूलों में रह करके या घर पे रह करके अपनी 11th 12th की स्टडी कर रहे हैं, या जेई मेंस या नीट की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की क्लासें लेके आया हूँ, लेकिन कई बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर आप केमिस्ट्री की क्लासें भी स्टार्ट कीजिए। तो केमिस्ट्री की क्लास से फिलहाल अभी हम टाइम की वजह से इतना कम टाइम मिल पाता है कि नहीं हो पाता, लेकिन रक्षाबंधन से पहले कोशिश करेंगे कि आपकी जो केमिस्ट्री की क्लास है वो भी रेगुलर, जो 11th 12th फाउंडेशन वाली क्लास है वो स्टार्ट कर सके। फिलहाल हमारी फिजिक्स की क्लासें रेगुलर है, अभी 4:30 पर हमारी 4:30 से पहले ही स्टार्ट कर देता हूँ मैं, 4 से 4:30 के बीच में, ठीक है। ये हमारी क्लास स्टार्ट हो जाती है 12th फाउंडेशन वाली जो भी क्लास है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा इसमें चैप्टर चल रहा है। और जो 5:30 पे दोबारा आऊंगा तब उसमें हमारी 11th क्लास की फाउंडेशन क्लासेस चल रही है, जहां पर दूसरा यूनिट हमारा स्टार्ट हो गया था, यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट एंड डायमेंशन कल देख लिया था, यूनिट का पोर्शन और यूनिट सिस्टम। आज हम उसमें यूनिट डायमेंशन देखने वाले हैं, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे फिर से जुड़ेंगे 5:30 बजे, और इस चैनल को इतना आप लोगों ने पसंद किया है कि अभी मुश्किल से महीना भर भी नहीं हुआ और सैकड़ों बच्चे अब तक इस चैनल से जुड़ चुके हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा और बच्चों को इससे जोड़ने का प्रयास कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद।